गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। प्रिय छात्र, आप सभी मन से पढ़ाई कर लिए हैं। आपको वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तैयारी करने के लिए कहा गया था। आपको बताया गया था कि आपका ऑरल टेस्ट होने वाला है और इसकी आप तैयारी करें। तो आप ज़रूर तैयारी कर चुके होंगे और आज जवाब देने के लिए बैठे होंगे। चलिए, तो अब आज आपका ऑरल टेस्ट हो रहा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मन शुद्ध मन से और एकदम मन मस्तिष्क को पवित्र करके एकदम शुद्ध चित्त से जवाब देना है। देखिए, गौर करना है इसमें। अब गौर ये करना है आपको कि क्वेश्चन 1 बाय 1 आपके सामने आएगा। बस 10 सेकेंड का समय रहेगा और इसमें आपको अपना जवाब देते जाना है। ऑरल टेस्ट टॉपिक है वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये आपका टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन bright and dark fringe width? What is the relation between bright and dark fringe width? Bright और dark fringe width में क्या संबंध है? लिखिए, आपका समय शुरू होता है। समय पूरा हुआ। ब्राइट और डार्क फ्रिंज में यही संबंध है कि दोनों इक्वल है। ये x ब्राइट इक्वल टू x डार्क। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गौर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में गौर करना है, ये जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है? व्हाट इज द ब्राइट फ्रिंज विड्थ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्राइट फ्रिंज विड्थ? समय शुरू होता है। टाइम पूरा हो गया है। ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई होती है एक्स बी इक्वल टू लेमडा इंटू कैपिटल डी बाय 2d, या लेमडा इंटू कैपिटल डी बाय, अगर डी सपोज किया है स्लिट के बीच का डिस्टेंस तो डी भी लिख सकते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, बताइए, इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए किस प्रकाश के सोर्स का उपयोग किया जाता है? Which type of source is useful to obtain the interference of light? इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के सोर्स का उपयोग किया जाता है?
इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए कोहेरेंट सोर्स का उपयोग किया जाता है। याद रखिए, इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए कोहेरेंट सोर्स का उपयोग किया जाता है। कोहेरेंट मतलब क्या होता है? कला संबद्ध स्रोत का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना थॉमस यंग साइंटिस्ट ने कब दिया था? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना थॉमस यंग साइंटिस्ट ने कब दिया था? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना थॉमस यंग ने कब दिया था? समय शुरू होता है। तो थॉमस यंग साइंटिस्ट ने इंटरफेरेंस की घटना 1801 में दिए थे। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, बस 10 सेकेंड के अंदर ही जवाब जो दिए देंगे उसी को काउंट किया जाएगा, जो बाहर देंगे उसको काउंट नहीं किया जाएगा। आप देखिए, एकदम फास्ट जवाब देने की प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 5 है, नंबर 5 में है आपका, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के प्रकाश का उपयोग किया जाता है? Which type of light is useful to produce the interference of light? Which type of light is useful to produce the interference of light? समय पूरा हुआ। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्राप्त करने के लिए मोनोक्रोमैटिक लाइट का उपयोग किया जाता है। मोनोक्रोमैटिक लाइट का उपयोग किया जाता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्राप्त करने के लिए मोनोक्रोमैटिक लाइट का उपयोग किया जाता है। नंबर 6, नंबर 6 में है आपका, हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग को किस प्रकार का तरंग माना गया था? हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग को किस प्रकार का तरंग माना गया था? इंग्लिश में है, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस थ्योरी लाइट वेव इज व्हिच टाइप ऑफ वेव? चलिए, टाइम पूरा हुआ। हाइगेंस थ्योरी के आधार पर लाइट वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव माना गया था। लाइट वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव माना गया था। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन 7 में जवाब देना है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या फार्मूला है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी? मिनिमम इंटेंसिटी का क्या फार्मूला है? देखिए, लिखिए। न्यूनतम व्यतिकरण का क्या फार्मूला है? टाइम पूरा हो गया। मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला है A1 - A2 होल स्क्वायर। ये सब कहीं ज़्यादा शाइनिंग तो नहीं हो रहा है?
विजिबिलिटी तो ठीक है, थोड़ा सा शाइनिंग जैसा लग रहा है। यस, अब ये साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने आ रहा है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, बताना है फॉर ब्राइट फ्रिंज द पाथ डिफरेंस इज। ब्राइट फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस का क्या फार्मूला है? ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस का क्या फार्मूला है? लिखिए, 10 सेकेंड का समय आपके पास है। 10 सेकेंड का समय आपके पास है। ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला है n इंटू लैम्डा। ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला है n इंटू लैम्डा। देखिए भाई, इस लॉकडाउन, ये जो लॉकडाउन है हमारे लिए एक तरह से बहुत अच्छा साबित हो रहा है, क्योंकि इस दौरान बहुत जगहों से, भागलपुर और आसपास के बहुत से डिस्ट्रिक्ट में तो मुझे बहुत से व्यक्ति जानते थे। कम से कम बहुत ऐसे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, लगभग 40-50 ऐसे हैं जो कि अलग अलग शहरों में, कटिहार में, पूर्णिया में, गोड्डा में, बौसी में, सुल्तानगंज में, बांका में, खगड़िया में, लखीसराय में, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर पेपर में को तो टीच कर ही रहे हैं। आईआईटी मेडिकल में तो हैं ही, लेकिन वैसे भी हैं जो कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। जब मैं ये बात हो रही है क्लास में कि मेरा क्लास अब ऐप पर जाने वाला है, तो ऐप पर जाने की बात सुनकर बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट हैं और बहुत सारे जो फिजिक्स के टीचर हैं बने हैं, उन लोगों सभी का कहना है कि सर, आप ऐप पर अगर जाते हैं तो हम लोग कैसे आपका वीडियो क्लास देखेंगे? अभी भी सर हम लोग को क्लास करके ही हम लोग यहाँ पर टीच करते हैं। भागलपुर में भी ऐसे हैं टीचर जो मेरे क्लास को फॉलो करके ही अपना क्लास लेते हैं। अब गौर कीजिए, इससे स्पष्ट होता है, इससे प्रूव होता है कि हम पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे। इसमें 1% की कोई शंका नहीं है होनी चाहिए, और ये स्पष्ट साबित होता है, प्रूव भी होता है। तो अब आप लोग को इस बातों को समझना है कि हमारे कॉपी को देखकर, हमारे क्लास वीडियो को देखकर बहुत सारे शिक्षक फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब इस बात से पता चलता है कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे थे और अच्छे ही रहेंगे। इसलिए आप सभी मन से मेहनत करें, आप सभी बहुत ज़बरदस्त रूप से मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, बस लगन से पढ़ें, अपने आप की ईमानदारी को बनाए रखें, और यही आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी होगी। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 9। बताइए मिनिमम
मिनिमम इंटेंसिटी जब होता है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, तब वहाँ पर फेज डिफरेंस का क्या फार्मूला है? तब फेज डिफरेंस का क्या फार्मूला है? फेज डिफरेंस का क्या फार्मूला है अभी आपको बताना है। फेज डिफरेंस का जो फार्मूला है, लिखिए 10 सेकंड का समय देते हैं। लिखिए, टेस्ट चल रहा है। फेज डिफरेंस का क्या फार्मूला है बताइए। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कॉपी बालक ने देखिएगा, कॉपी कोई भी मत देखिएगा, अपने ईमानदारी से जवाब दीजिए, ईमानदारी से चलिए, बस यही सबसे आगे ले जाएगा आपको। कॉपी अगर पलटे, आपने सारी स्टूडेंट का गुण खो दिया, इसलिए कॉपी को मत पलटना है। ईमानदारी से जवाब, जितना भी जवाब देंगे, अगर हम 20 क्वेश्चन पूछेंगे, आप जितना भी जवाब दे सके, 10 से दिए, 15 दिए, 12 दिए, जितना दिए ईमानदारी से दिए, वही आपकी असली पूंजी है, उसको आप मेंटेन कीजिए। हम लोग हमेशा ऐसी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारे फिजिक्स के टीचर मेरी क्लास को फॉलो करते हैं। इससे स्पष्ट है कि हम अच्छे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि ये जो बताया जा रहा है आपको, जितना टॉपिक शुरू से, उस सारे टॉपिक में बहुत सारे पुराने भी ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कि हमारे क्लास के प्रशंसा करते हैं। बहुत सारे प्रोफेसर्स, TNB कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, बहुत सारे प्रोफेसर्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के फिजिक्स के प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो हमारी क्लास की फिजिक्स की बड़ाई करते हैं। इसलिए आप इस बातों को समझिए। कुछ एकाध वैसे हो सकते हैं जो निंदा भी कर सकते हैं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन अब आपको इसमें समझना है कि अब सर्वश्रेष्ठ क्या है। इस बात में अब आपको हमेशा गौर करना है और मन से मेहनत करना है। देखिए, तो यहाँ पर डेल एक्स इक्वल टू एन लेमडा, इसका जो क्वेश्चन पूछे थे, इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस का फार्मूला होता है 2n ±1 इंटू पाई। 2n ±1 इंटू पाई, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला है फेज डिफरेंस का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है। बताइए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन है? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन है? पथांतर और कलांतर में क्या संबंध है? पथांतर और कलांतर में क्या संबंध है? देखिए, पथांतर और कलांतर में संबंध है डेल एक्स इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो पथांतर और कलांतर में यही संबंध है। पथांतर और कलांतर में यही संबंध है। पथांतर और कलांतर में यही संबंध है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है 11 नंबर में जवाब दीजिए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण कितने प्रकार का इंटरफेरेंस डेवलप करता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण कितने टाइप का इंटरफेरेंस डेवलप करता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस डेवलप ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? चलिए, आपका टाइम पूरा हुआ। इसका आंसर होगा 2 टाइप का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर में है आपको बताना वेव फ्रंट
वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट प्राप्त करने के लिए सोर्स ऑफ लाइट कैसा होना चाहिए? विच टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज यूजफुल टू प्रोड्यूस द स्फेरिकल वेव फ्रंट? जवाब दीजिए, 10 सेकेंड समय है आपके पास। स्फेरिकल वेव फ्रंट प्राप्त करने के लिए एक पॉइंट सोर्स होना चाहिए। पॉइंट सोर्स रहता है तभी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट प्राप्त करने के लिए पॉइंट सोर्स होना चाहिए। तो पॉइंट सोर्स रहता है तभी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। बताना है आपको वेव फ्रंट के प्रत्येक पॉइंट पर फेज डिफरेंस का क्या मान है? वेव फ्रंट के प्रत्येक पॉइंट पर फेज डिफरेंस का क्या मान होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस एट ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट? इसका आंसर होगा 0 होगा। तो याद रखिए, ये सारी बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपका ऑरल टेस्ट में अब देखते हैं कि कौन स्टूडेंट 1 to 10 में आता है। 1 to 10 स्टूडेंट का नाम हम पुकारेंगे, इसलिए आपको हमेशा एक अच्छे रेस में बने रहना है। ज़ोर से जवाब देना है, तेज़ी से जवाब देना है और मन से पढ़ते जाना है तो जवाब आराम से दे पाएंगे। डेली रेगुलर क्लास करेंगे तो जवाब आराम से दे पाएंगे। हम क्लास ले रहे हैं 8 से 9, दिन भर के वीडियो दीजिए सर, वीडियो दीजिए सर। जानते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि लाइव क्लास करना कितना इम्पॉर्टेंट है। लाइव क्लास नहीं करने का ये हम टेस्ट अभी ले रहे हैं। आप दीजिए ना, 2 बजे देखिए इसको, क्या फ़ायदा होगा? 6 बजे देखिए ना इसको, क्या फ़ायदा होगा आपका? वो टेस्ट माना जाएगा क्या? कुछ नहीं माना जाएगा। इसलिए लाइव क्लास करने वाला ही स्टूडेंट जो है वो 100% हमारा बेनिफिट उठा सकता है। तो हमारा 100% बेनिफिट वही स्टूडेंट उठा सकता है जो कि लाइव क्लास करता है। देखिए, तो गौर कीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अब ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हाइगन वैज्ञानिक किस देश के थे? हाइगन वैज्ञानिक किस देश के थे? हाइगन वैज्ञानिक किस देश के थे? नेम ऑफ कंट्री लिखना है। टाइम पूरा हुआ। हाइगन वैज्ञानिक डेनमार्क के थे। डेनमार्क के थे और ये एक डच साइंटिस्ट थे। एक डच साइंटिस्ट थे। ये हाइगन डेनमार्क के थे और कैसे साइंटिस्ट थे? डच साइंटिस्ट थे। अगला नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, 15 नंबर। जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा हम स्लो ही चल रहे हैं, बहुत फास्ट नहीं चल रहे हैं। बहुत फास्ट चलते तो अभी तक टेस्ट पूरा हो गया होता। थोड़ा समय दे रहे हैं क्योंकि कुछ को सोचने का समय मिलना चाहिए, दे देते हैं। चलिए, लेकिन आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। बताइए, बताना है प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश की प्रकृति जो है, नेचर ऑफ लाइट कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट कैसी होती है? एक एक सिद्धांत बताया गया है, बताइए कैसी होती है?
टाइम पूरा हुआ। प्रकाश की जो प्रकृति होती है ड्यूअलिस्टिक होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? ड्यूअलिस्टिक। इसका मतलब इसमें पार्टिकल भी है और इसमें क्या है? इसमें पार्टिकल भी है और इसमें वेव भी है, इसलिए पार्टिकल वेव दोनों है। इसको क्या बोलेंगे? ड्यूअलिस्टिक। नंबर 16 बताइए, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत किस प्रकार की घटनाओं की व्याख्या नहीं करता है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत किस प्रकार की घटनाओं की व्याख्या नहीं करता है? Which type of theory not explained by corpuscular theory? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी बताइए। समय पूरा होने वाला है। न्यूटन का कणिका सिद्धांत व्याख्या नहीं करता है किसका? वेव, फिनोमेना ऑफ वेव ऑप्टिक्स। फिनोमेना ऑफ वेव ऑप्टिक्स। फिनोमेना ऑफ वेव ऑप्टिक्स। फिनोमेना ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स की घटनाओं की व्याख्या नहीं करता है। वेव ऑप्टिक्स की घटनाओं की व्याख्या न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी नहीं करता है। सब रिमेंबर पॉइंट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर है 17। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जब दो लाइट वेव सुपरइम्पोज कर जाता है तब सुपरपोजिशन के सिद्धांत से कौन सा फार्मूला निकलता है? When two light waves are superimposed, then which type of formula is developed due to superposition? चलिए, नोट जवाब दे दिए होंगे। सुपरपोजिशन ऑफ लाइट के कारण जो फार्मूला डेवलप करता है y=y1 + y2 + y3, ये सब वेक्टर के रूप में होता है। डॉट 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 चलते रहेगा yn तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए, बताना है, जब दो लाइट वेव सुपरइम्पोज करता है तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का क्या फार्मूला है? जब दो लाइट वेव सुपरइम्पोज करता है तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का क्या फार्मूला है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का क्या फार्मूला है? इसमें थोड़ा समय दिया जा रहा है क्योंकि ये जो है थोड़ा लिखने में थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए समय दिया जा रहा है। लिखिए, चलिए इसमें आपको 20 सेकेंड का समय मिला है। इसका आंसर होगा a² = a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi। यहाँ से आप a का मान भी निकाल सकते हैं। अगर आप कोई भी स्टूडेंट इस रूप में भी जवाब दिए हैं तो वो भी सही ही होगा।
क्वेश्चन 19 अब आपके सामने आ रहा है, 20 तक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, बताइए कि प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है, प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है, इसमें सिंगल स्लिट से क्या बाहर निकलती है? सिंगल स्लिट से क्या बाहर निकलती है? प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है, पढ़े होंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें आपको बताना है कि प्रकाश के व्यतिकरण जो हो रहा है उसमें यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें सिंगल स्लिट भी है, तो सिंगल स्लिट से क्या बाहर निकलता है? देखिए, तो सिंगल स्लिट से बाहर निकलता है रे। सिंगल स्लिट से क्या निकलता है बाहर? रे निकलता है। और डबल स्लिट से क्या बाहर निकलता है? वेव। तो डबल स्लिट जो है उससे बाहर वेव निकलता है और सिंगल स्लिट जो है उससे बाहर रे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको जवाब देना है। लाइट वेव के सुपरपोजिशन के कारण जब दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, तो दो कोहेरेंट सोर्स किसे कहा जाता है? दो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, दो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए क्या होनी चाहिए? लिखिए। तो दो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए इक्वल होना चाहिए फेज इक्वल होना चाहिए, फेज इक्वल होना चाहिए। तो दो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए फेज इक्वल होना चाहिए। तो ये था आपका टेस्ट और इसमें अब यहाँ तक का टेस्ट का ये कंप्लीट हो गया आज का ऑरल टेस्ट। आधा घंटा लगा। चलिए, ऑरल टेस्ट इज कंप्लीटेड नाउ, ऑरल टेस्ट इज कंप्लीटेड नाउ एंड अब इसका रिजल्ट हम कल देंगे कि 1 to 10 में किस स्टूडेंट ने जवाब दिए हैं। तो 1 to 10 में देखते हैं आप कौन स्टूडेंट आ पाते हैं। तो चलिए 1 to 10 में आने की हमेशा कोशिश कीजिए। 1 to 10 जो है स्टूडेंट बहुत एक्सेलेंट ओवर ब्रिलियंट होता है। और अब जो टेस्ट में भाग लिए हैं, जो क्लास रेगुलर कर रहे हैं, उसी में से कोई होंगे। बाकी जो दिन भर वीडियो देखना चाहते हैं, दिन भर फ़ोन करते रहते हैं सर वीडियो, तो अब इसमें तो वैसे स्टूडेंट तो आ ही नहीं पाएंगे, पहले ही छटा जाएंगे। इसलिए एक दिन आपको बोल रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि सिविल सर्विस का फॉर्म भरता है, उसमें से आधा स्टूडेंट परीक्षा ही देने नहीं जा पाता है, परीक्षा ही नहीं देता है। आधे में आधा सेंटर तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्थिति ख़राब होती है। उसमें से मुश्किल से तैयारी 20% स्टूडेंट करता है, 20% में एग्जैक्ट तैयारी 10% करता है। उसमें से 5% विद्यार्थी प्रीलिम्स में पास करता है, उसमें से पूरे का मुश्किल से 12 लाख दिया 1900 का रिजल्ट आता है, तो कितना परसेंट हुआ? उतना का रिजल्ट आता है। इसलिए उससे घबराना आपको नहीं है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको अच्छे परफॉर्मेंस बनाने के लिए हमेशा सबसे पहले टाइम को मेंटेन करते हुए चलना है। टाइम अगर आप मेंटेन कर लिए तो आप निश्चित बहुत ऊंचाई पर पहुंचेंगे। इसलिए आपको हमेशा टाइम को मेंटेन करना है। मुझे लगता है कि हम ये बात कई बार बोल चुके हैं कि आप लाइव क्लास करें, इसकी फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर लाइव क्लास नहीं कर
सकते हैं किसी भी कारण से। कारण बहुत कुछ हो सकता है, नींदें नहीं खुला हो ये भी हो सकता है, तबीयत ख़राब हो गई ये भी हो सकता है, नेटवर्क नहीं आ रहा ये भी हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। कारण अनगिनत होता है, कोई कोई कारण बन जाता है, कोई गेस्ट आ गए, बहुत सारे कारण। उसका क्या है, कोई लिमिट नहीं है कारण कितना होगा कि हम लाइव क्लास क्यों नहीं कर पाए, उसका अनेक कारण है। लेकिन जो कर पाए बस वही स्टूडेंट परफेक्टनेस से आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको इस बात को ध्यान देना है। पिछले क्लास में भी हम वीडियो प्राइवेट किए, इसलिए किए ताकि आप सभी मेंटेन करें अपने टाइम को 8 से 9। उस टाइम को मेंटेन अगर नहीं करते हैं तब फिर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम एक आपके टीचर होने के नाते आपको सही समय पर लाना, सही रास्ते पर लाना, ये मेरा कर्तव्य भी है और ड्यूटी भी है। इसलिए हम उसकी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अब देखते हैं आप सभी इसमें कितने हमें सपोर्ट करते हैं। आपको ही समय पर संयमित करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आपका मेरे प्रति कितना, मेरे बातों का कितना आप पर प्रभाव पड़ता है। और अब एक टीचर का स्टूडेंट का ये बात तो समझना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपके माँ बाप आपको सही दिशा निर्देश, समय पर जगो, समय पर खाओ, समय पर काम करो कहते हैं तो आपके लिए करते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए हम अगर कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी समय पर सुबह जग कर समय पर 8 से 9 में क्लास करें, तो ये आपके लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको गौर करना है और मेहनत करना है। वीडियो दीजिए, वीडियो दीजिए, वीडियो दीजिए दिन भर, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए आप टाइम पर पढ़ाई करें डेली। देखिए अब आगे अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। देखिए भाई, कल भी बोले थे कि हमारा नकल किया जा रहा है। अगर हम खराब है तो फिर हमारा नकल क्यों? हमारा नकल किया जा रहा है बहुत सारे जगहों पर। फिजिक्स के टीचर कटिहार, पूर्णिया, लखीसराय, बांका, बहुत जगहों पर फिजिक्स के टीचर हमारी क्लास की नकल करते हैं। इसका मतलब है कि हम अच्छे हैं, इसलिए करते हैं। चलिए, इस बात को, हमें ये सब बोलने में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सही गलत की समझ नहीं है उसे। जैसे एक शेर किया वाह तो दूसरों वाह 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 करना शुरू करता है। लेकिन सही गलत की समझ आपको अब कब आएगी? अगर हमारी क्लास का हर चीज़ों का फॉलो किया जा रहा है, इसका मतलब है कि हम यूनिक हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए और इस बात का ध्यान रखिए। देखिए अब गौर कीजिए, यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने है और कल हम इसमें 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। आज हम इसमें अब तीसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, when 2 bulbs are used at different
प्लेस is the interference produced जब दो बल्ब अलग स्थानों पर उपयोग होता है तो क्या व्यतिकरण प्राप्त होता है। देखिए भाई, क्वेश्चन है कि जब दो बल्ब अलग स्थानों पर उपयोग होता है तो क्या व्यतिकरण प्राप्त होता है। देखिए, जब दो बल्ब अलग स्थानों पर उपयोग होगा तो व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा। इसका जवाब होगा नो। क्यों नहीं होगा, अब ये भी बात सोचना है। इसका ये कलर लेके देखते हैं, ऐसा इसका चलता है वाइट। देखिए भाई, इसका आंसर जब दो बल्ब होगा तो गौर कीजिए, जब दो बल्ब होगा तो गौर कीजिए, दो बल्ब इस तरह से है, इस तरह से है। यह हो गया बल्ब 1, यह हो गया बल्ब 2। तो दोनों बल्ब से जो लाइट वेव निकलेगा, और ये सुपरइम्पोज करेगा तो यहाँ पर फेज डिफरेंस इसका इक्वल नहीं होगा। तो फेज डिफरेंस जब इक्वल नहीं होगा तो ऐसे स्थिति में इंटरफेरेंस प्राप्त नहीं होगा। इस स्थिति में इंटरफेरेंस प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसका आंसर में लिख सकते हैं, when two bulbs produce different light waves then the phase difference not equal, so the interference of light is not produced। समझ गए? लिख देंगे, लिख दीजिएगा। अब आगे देखिए हिंदी में, जब दो प्रकाश तरंगें दो बल्ब से निर्गत होती है तो उसका कलांतर बराबर नहीं होता है, इसलिए इसमें व्यतिकरण प्राप्त नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन का जवाब आप लिख देंगे कि दो लाइट बल्ब से जब प्रकाश निकलेगा तो उसका फेज डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए इसमें व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा। कल जो क्वेश्चन बताए थे उसका बोले थे, 2 नंबर जो क्वेश्चन बताए थे उसका बोले थे लैंग्वेज अगले दिन लिखाएंगे। तो देखिए, लैंग्वेज उसका ऐसे लिखिएगा, पिछले वाला 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा रहे हैं, लैंग्वेज उसका वो तो लिखा दिए थे, 2 नंबर का केवल लैंग्वेज बोल रहे हैं। उसमें यही लिखिएगा व्हेन, ये आंसर है, व्हेन डबल स्लिट, ये 2 नंबर का है जो कल पढ़ाए थे, 3 नंबर का तो अभी बोले ही। व्हेन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
is placed in water, then wavelength of light decreases. So the fringe width, 2 नंबर का जहाँ पे कल लिखे हैं उसी में इसको लिख देना है. So fringe width also decreases. जब द्विझिरी प्रयोग को पानी में डुबाया जाता है तो तरंगदैर्घ्य घटता है. इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई भी घट जाती है. तो देखिए भाई, तो ये था आपका कल जो पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 2, उसका पूरा मैथमेटिकल सब कल पढ़ाया हुआ था. बस उसका केवल लैंग्वेज बोले थे कि अगले दिन लिखाएंगे. तो अभी स्टार्ट किए तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले बता दिए. यही हमको पहले बताना था, लेकिन 3 पहले बता दिए तो कोई बात नहीं. इसको 2 में लिख देना है आपको नीचे. लीजिए, नोट कीजिए. कहीं कोई साइनिंग तो बोर्ड पे नहीं आ रहा है. अक्षर तो सब साफ साफ दिख ही रहा है. साइनिंग तो नहीं है जैसे वाइट बोर्ड में होता था. तो आप सभी के लिए हम अच्छी पढ़ाई, फिजिक्स में अच्छी गुणवत्ता को बनाए रखने का हमेशा कोशिश करते हैं. बस आप सभी मन, विश्वास, लगन से मेहनत करते जाएं. अपने आत्मविश्वास को हमेशा बढ़ाने की कोई चेष्टा करें. उसके बाद फिर कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत आसान है. चलिए, इसको अब आप लिख लिए होंगे. क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 4. What is the phase difference? What is the phase difference at each point on the wave front? What is the phase difference at each point on the wave front? इसका हिंदी हुआ तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर कालांतर का क्या मान होता है? तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर कालांतर का क्या मान होता है? देखिए भाई, समझिए.
आंसर है ये सोर्स है, वेव फ्रंट डेवलप किया, इस तरह से बना। तो इस जगह जितना फेज है φ1, यहाँ भी φ1 ही है, इधर अगर φ2 है यहाँ भी φ2 ही है, यहाँ अगर φ3 है इधर भी φ3 है, φ4 है यहाँ भी φ4 है। ये कलर कॉम्बिनेशन ठीक से दिखाई पड़ रहा है? लाल वाला जो है ना थोड़ा कम दिख रहा है, इसमें उजला और पीला अच्छा लग रहा है, लाल वाला कलर थोड़ा ज़्यादा अथी हो रहा है। चलिए ठीक है उसको। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये φ1 यहाँ भी है, इसके हर एक पॉइंट पर है, φ2 हर एक पॉइंट पर है, φ3 हर एक पॉइंट पर है। तो अब जो यहाँ पर फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस जो होगा, तो यहाँ पर देखिए फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर डी फाई का मान हो जाएगा यहाँ φ1, तो यहाँ भी φ1, तो यहाँ हो गया φ1 माइनस φ1 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो डी फाई का जो मान है यहाँ पर 0 हो गया। तो किसी भी वेव फ्रंट के प्रत्येक पॉइंट पर फेज डिफरेंस का मान 0 होता है। तो किसी भी वेव फ्रंट के प्रत्येक पॉइंट पर फेज डिफरेंस का मान कितना होता है? 0 होता है। तो याद रखना है। और यहाँ पर जवाब आप लिख सकते हैं कि इंग्लिश में the phase difference is equal to 0 at each point on the वेव फ्रंट। इसका हिंदी होगा, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर कलांतर का मान 0 होता है। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर कलांतर का मान 0 होता है। बिकॉज फेज इज इक्वल at each point, because phase is equal at each point। तो हिंदी में फिर से मिला लीजिए, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर कलांतर का मान 0 होता है क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर कला समान रहता है। प्रत्येक बिंदु पर कला समान रहता है। नीचे तक का दिखाई पड़ा? दिख तो रहा है, एक बार पढ़ देते हैं, मिला लीजिएगा अपना जो लिखे हैं। द फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0 एट ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकॉज फेज इज इक्वल एट ईच पॉइंट। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर आप चल दिए 5 में। क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन में है
when the distance between slits decreases, then what is effect on fringe width? जब, हिंदी हुआ उसका, हिंदी लिख देते हैं क्वेश्चन का। जब झिरी, स्लिट क्या हुआ, झिरी, जब झिरी के बीच का दूरी को घटाया जाता है, तब फ्रिंजों पर क्या प्रभाव पड़ता है? यही क्वेश्चन है कि जब हम लोग स्लिट के बीच के दूरी को घटाएंगे, स्लिट के बीच की दूरी क्या लेते हैं, 2D, जब स्लिट के बीच की दूरी घटाएंगे तब फ्रिंज के चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भाई, गौर कीजिए, इसका आंसर यही है कि फ्रिंज की चौड़ाई जो x है ये होता है लैम्डा कैपिटल D बाय 2D, या D भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अब आगे देख सकते हैं x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 2D का। अगर हम 2D को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीजेज, तो यहाँ पर x का मान स्पष्ट है, क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। x का मान क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। तो अब अपने से भी क्वेश्चन का मेन तो यही कंसेप्ट है, यही मेन इसका कंसेप्ट, यही आत्मा हुआ। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, हिंदी, उर्दू, बंगला, इंग्लिश, किसी भाषा में लिखेंगे कैसे, वो तो अपना दिमागी उपज होनी चाहिए। कैसे इसको लिखना है कि फ्रिंज की चौड़ाई जो है घट रहा है, स्लिट के बीच की दूरी घट रहा है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हुआ, स्लिट की दूरी घटा, फ्रिंज की चौड़ाई क्या हुआ, बढ़ा। तो अब इसको अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में आप लिखेंगे when the distance between slits decreases then the fringe width increases। और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, जब दो स्लिट के बीच की दूरी को घटाई जाती है तब फ्रिंज की मोटाई बढ़ती है, तब फ्रिंज की मोटाई बढ़ती है। तो यहाँ तक आज हम लोग पहुँचे, अगले दिन फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।